पाताल में भी छिपोगे मारे जाओगे। बस गृह मंत्री का इतना ही कहना काफी था। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज किन किन मुद्दों पर बात होगी, सबसे पहले मैं आपको अगले 1 घंटे में क्या दिखाने वाला हूं यह बताता हूं। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबरें हैं जो 8 से 9 आपको जानना और देखना समझना जरूरी है। सबसे पहले आज शुरुआत बंगाल में बने नए कानून की करेंगे। बंगाल में ममता दीदी की सरकार ने एंटी रेप बिल पास कर दिया है। क्या है खबर, विस्तार से बताएंगे। जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। दूसरी खबर में आज फिर बात बीजेपी के सदस्यता अभियान की करेंगे। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने सदस्यता ली है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भी सदस्य बने थे। तीसरी खबर देखकर आप भी दुखी हो जाएंगे। जबलपुर से आई है। 100 से ज्यादा नेत्रहीन बच्चों की जिंदगी खतरे में है। क्या खबर है, जानना चाहते हैं, बने रहिएगा। चौथी खबर में आपको छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर हुई बहुत बड़ी कार्रवाई की खबर बताएंगे। अमित शाह के कहने पर नक्सली पाताल से निकलने लगे हैं और जवान पाताल पहुंचने लगे हैं। पांचवी खबर में आपको एक यूट्यूबर का वीडियो दिखाएंगे। कैसे वीडियो बनाना जानलेवा हो रहा है, बात करेंगे, विस्तार से दिखाएंगे। वीडियो बनाते बनाते जान चली जा रही है, सावधान हो जाइए। आखिर में आपको फिर एक रिसर्च बताऊंगा, आप कितने फिट हैं इसकी बात करेंगे। चलिए विस्तार से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगले 1 घंटे आप क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली खबर, बंगाल में एंटी रेप बिल पास हो गया है। जिस बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के रेप के बाद, हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। डॉक्टर सड़क पर आ गए, मरीज परेशान हो गए, पक्ष विपक्ष सब आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, उसको लेकर बिल पास हुआ है। खबर क्या है, पूरी खबर जान लीजिए। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। कोलकाता कांड के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एंटी रेप बिल पास कर दिया है, पेश किया है। कानून मंत्री मलय घटक ने इसे विधानसभा में पेश किया है। इस बिल में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के लिए सजा को और सख्त किया गया है। विस्तार से जान लीजिए क्या क्या किया गया है, सब कुछ देख लीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला बाल सुरक्षा बिल नाम दिया है। इस बिल में क्या क्या प्रावधान है वो भी बता देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ समझा रहा हूं, आप आसानी से समझ सकें। अपराजिकता कानून में रेप या गैंगरेप पर फांसी या जिंदा रहने तक कैद का प्रावधान है। पीड़ित की मौत या कोमा में जाने पर फांसी की सजा का प्रावधान है। इस नए कानून के तहत 36 दिन में मामले की जांच पूरी करनी होगी। इन मामलों में जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान। अपराजिता कानून के तहत रेप मामलों की जांच विशेष टीम करेगी। इस जांच टीम में सीनियर अफसर और एक्सपर्ट शामिल होंगे। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी ने इस बिल पर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ घिनौनी हरकत के बाद अगर कोई निशाने में था तो वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थे। क्या कह रही है ममता बनर्जी, सुना दीजिए। We want justice from CBI. বিচার চাই তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। We want result also. উত্তরপ্রদেশে 7 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। গুজরাটেও 5 লক্ষ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। আর বাংলায় যারা রেকর্ড করেছে তারাও 1.5 লক্ষর কাছাকাছি আছে, কিন্তু সেখানে বিচার হচ্ছে, বিচার পাচ্ছে। বিচারে কোর্টে যদি কোনোটা আটকে থাকে। अब बिल पास हो गया है, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है। बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुना दीजिए, सुनाइए। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। जो लेजिस्लेशन उन्होंने लाए हैं ये लेजिस्लेशन पूरी तरीके से असंवैधानिक है। ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए।
8 और 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर हुआ था, जिसके बाद बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हुए। डॉक्टर सड़क पर आ गए थे। देश भर में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, जिसके बाद ममता बनर्जी ने रैली में कहा था कि वो रेप जैसे अपराध के लिए राज्य में सख्त कानून बनाएंगी। वो बयान भी सुन लीजिए, सुनाइए। যাও আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো, যিনি আজ পর্যন্ত আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, এবং আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ফাঁসি, ধর্ষকের ফাঁসি চাই, এই বিল আমরা পাস করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। ममता बनर्जी ने इसके लिए प्रधानमंत्री को 2 बार चिट्ठी भी लिखी। फिर आप ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए क्या क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से समझा रहा हूं। पहली चिट्ठी 22 अगस्त को लिखी, फिर 30 अगस्त को दूसरी चिट्ठी लिखी, जिसमें ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि मेरी पहली चिट्ठी का सही जवाब नहीं मिला है। और जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए दूसरी चिट्ठी लिखी तो केंद्र सरकार ने आंकड़ों के साथ जवाब दे दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखते हुए कहा, क्या कहा? बंगाल में कुल 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए हैं। कितने भाई साहब? 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए गए हैं, लेकिन उनमें अधिकतर बंद हैं। अभी बंगाल में सिर्फ 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू हैं, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद लिखा कि बंगाल में रेप और पॉक्सो के 48,800 पेंडिंग केस हैं। कितने? 48,800 पेंडिंग केस हैं पॉक्सो के। ममता बनर्जी कह रही थी केंद्र जवाब नहीं दे रहा है। केंद्र जवाब दिया तो आंकड़ों के साथ आ गया, जिसमें बंगाल सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि बंगाल में अब तक महिलाओं और बच्चों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं है। हालांकि अपराजिकता कानून का बीजेपी ने स्वागत किया है। करना भी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और नहीं भी है बड़ा दिल तो कर लीजिए। आखिर बच्ची, बेटी, महिला सुरक्षित जो रहेंगी, सख्त कानून बनेगा। तो बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो भी सुनना, जानना, समझना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। We want execution of this law immediately. তো আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে immediate execution of this bill. अच्छा है, कम से कम एक दूसरे का विरोध करने वाले आज महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तो एकजुट हैं। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बंगाल में एंटी रेप बिल पास हो गया है। अब दरिंदे बक्से नहीं जाएंगे। देखते हैं आने वाले समय में इस कानून का कितना असर होता है, लेकिन जो अच्छा है उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे खबर क्या है दिखा दीजिए। नेत्रहीन बच्चों की जिंदगी खतरे में है, और अगर ऐसी खबर आती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो भी अगर खतरे में रह रहा हो तो ये कैसा सिस्टम, और इस सिस्टम को जगाना बहुत जरूरी है। इसलिए चलिए पूरी खबर बता देता हूं कहां से आई है। अक्सर स्कूल की बदहाली की तस्वीरें आती हैं, अक्सर आती हैं। पूरे बारिश हमने दिखाया, कभी छत से प्लास्टर गिर जाता है, कभी दीवार टूट जाती है। लेकिन आज जो तस्वीर आई है ना, वो बहुत दुख देने वाली है। परेशान हो गया हूं, क्योंकि इस खबर में इस बार अनदेखी ऐसे बच्चों के साथ हुई है जो देख ही नहीं सकते। जबलपुर में नेत्रहीन बच्चों का हॉस्टल खंडहर बनता जा रहा है। जो देख नहीं सकते हैं उनको आप ऐसी जगह रख रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर हॉस्टल के अंदर की है। कमरे की छत का प्लास्टर टूटकर बिस्तर पर गिर गया है। सोचिए कितना खतरनाक है ये। और दूसरी तस्वीर हॉस्टल के बाहर की है। बेहद जर्जर हालत में है हॉस्टल। और रह कौन रहा है वहां? जो देख नहीं सकता। पाप कर रहे हैं आप, सिस्टम के लोग पाप कर रहे हैं, ये अपराध है। कितनी बुरी हालत में है ये बिल्डिंग, देखकर ऐसा लग रहा है न जाने कब गिर जाए। लेकिन फिर भी इस जगह बच्चे पढ़ते हैं और रहते भी, और वो भी 1-2 नहीं, 100 से भी ज्यादा बच्चे रहते हैं। हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू ऐसी जगह हमेशा पहुंचते हैं जहां जरूरतमंदों की आवाज बन सके, जहां उन्हें हम न्याय दिला सकें। दुर्गेश साहू ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। पहले ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दीजिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए रिपोर्ट।
कुछ ही दिन पहले इस बिल्डिंग के एक कमरे का छज्जा गिर गया था। पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर हो गई है और इस बिल्डिंग में 100 से ज़्यादा ब्लाइंड बच्चे रहते हैं। शासन से भी इस बारे में हमने बात की, पत्र भी लिखे, लेकिन अभी तक शासन को ध्यान ही नहीं दे रहा। इसके पहले भी बहुत सी घटनाएं आई हैं और इसके मतलब कि शासन प्रशासन को इस चीज़ से मतलब कि कोई फर्क तो नहीं पड़ा है। बच्चे तो नहीं देख सकते कि हम क्या दिखा रहे हैं उनसे संबंधित खबर, लेकिन बच्चों को देखकर दुख हो रहा है। दिव्यांग बच्चे कह रहे हैं पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन शासन को फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। ये तस्वीरें शासकीय दृष्टिबाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हॉस्टल की हैं। यहाँ नहीं देख पाने वाले बच्चे यानी नेत्रहीन बच्चे रहते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं। ये विद्यालय पिछले 50 सालों से चल रहा है। 1970 में इस बिल्डिंग को बनाया गया था। काफ़ी पुराना होने के चलते यहाँ के भवन अब जर्जर हो गए हैं। बोर्ड हाईलाइट करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो भी जिम्मेदार इस खबर को देख रहे हैं वो पता नोट कर लें और चले जाएं, और नहीं जाएंगे तो दुर्गेश साहू मेरे सहयोगी कल जिम्मेदारों के पास जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सिस्टम को सुनाना हो, जो सिस्टम को दिखाना हो, वो मेरे सहयोगी दिखाएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे। दुर्गेश साहू कल फिर जाएंगे, इस वीडियो को लेकर जाएंगे, जिम्मेदारों तक लेकर जाएंगे और कहेंगे इस व्यवस्था को सुधारिए। ये आपका अपना चैनल है, आपको ऐसे जोखिम में नहीं रख सकता। बदहाली की ये 2 तस्वीरें और देख लीजिए। खिड़कियां, दरवाजे टूट रहे हैं, रोशनदान के शीशे टूट कर निकल गए हैं, दीवारें जर्जर हो गई हैं, प्लास्टर गिर रहा है, दीवारों पर पेड़ पौधे उग गए, कुर्सी मेज भी टूट कर किनारे पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। छात्रावास के कमरे की छत का प्लास्टर भर कर गिर गया। गनीमत रही कि कोई छात्र घायल नहीं हुआ। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने हॉस्टल में रह रहे बच्चों से भी बात की है, वो भी सुन लीजिए। बच्चे क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। हम इस चीज के बारे में वार्डन महोदय को भी जानकारी दिए, अपने बड़े भाइयों को भी जानकारी दिए। बोले कि अब क्या कर सकते हैं, गिर ही गया है, बिल्डिंग जर्जर है। इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पर। लोगों ने यहाँ पर हड़ताल की थी, जहाँ तक कि भूख हड़ताल पे तक आ गए थे, लेकिन कुछ हल नहीं निकला कुल मिलाकर। यस सर। मैं जब से आया हूँ अर्थात 2013 से, जब से ही बिल्डिंग का छप्पर गिरने की और कहीं ना कहीं किसी प्रकार की समस्या आती रहती। हम रात को ये सोचकर भी सोते हैं कि हमारी अगली सभा हो पाएगी या नहीं। ये ठीक बात नहीं है। एक नेत्रहीन बच्चा ये कहे कि हम रात को ये सोचते हैं, तब सोते हैं कि अगली सुबह हो पाएगी या नहीं। होगी, उम्मीद रखिए होगी। ये विस्तार न्यूज़ है, होगी। हमने खबर दिखाई है, हम आपको आश्वासन देते हैं जब तक ये व्यवस्था ना सुधर जाएगी तब तक ये खबर दिखाएंगे। उन बच्चों का मसला है जो देख नहीं पाते हैं, और कौन ऐसा कर रहा है जो खुली आंखों से देख पा रहे हैं, वो इस हादसे को अनदेखी कर रहे हैं, इस हादसे के निमंत्रण की अनदेखी कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। ये हादसा जानलेवा हो सकता है। ये बच्चे तो देख भी नहीं सकते हैं, उनके कमरे की हालत क्या है। आपको पता है जिस बिल्डिंग में 100 से ज्यादा दिव्यांग बच्चे रह रहे हैं उसे PWD ने भी 8 साल पहले जर्जर घोषित कर दिया था। फिर भी नेत्रहीन बच्चों को इसमें रखा जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल और अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुना दीजिए, सुनाइए जरा। बिल्डिंग निश्चित रूप से बहुत पुरानी है, इसको तो कोई वो नहीं कर सकता, इग्नोर, है ना। तो इसके जो बड़े बड़े जो एस्टिमेट होते हैं तो वो हम PWD के माध्यम से बनवा करके वहाँ हमारे जो संयुक्त संचालक कार्यालय है उसके माध्यम से कलेक्टर साहब के अनुमोदन पश्चात संचालनालय भोपाल सामाजिक न्याय विभाग है उनको भेजते हैं हम। उन्होंने कुछ बिल्डिंग देखी है और बिल्डिंग हमको देखना है ऐसी कि हमारे बच्चों के उपयुक्त हो, सुविधाजनक हो, तो वो हम लोग कर रहे हैं और विज्ञापन भी दे रहे हैं पेपर में बिल्डिंग के लिए। इमीडिएट उसमें रिपेयरिंग के लिए 10 लाख रुपए सैंक्शन कराने के लिए भोपाल प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें उसका पूरा रिपेयरिंग का कार्य कराया जाएगा। और उसी समय उसी के बीच हम लोग बच्चों को वहाँ से शिफ्ट करने के लिए भी दूसरा भवन देख रहे हैं। और जो इसमें मेजर कार्रवाई हो रही है वो ये है कि इन दोनों स्कूल्स को डिसमेंटल करके नया स्कूल बनाने के लिए प्रस्ताव PIO जो है वो पुटअप कर रहा है और उसको भोपाल भेजा जाएगा, जिसके उसको सैंक्शन करा के दोनों की नई बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। अच्छा बयान दिया है आप दोनों ने।
प्रचार महोदय आप भी और ईडीएम महोदय आपने भी। लेकिन क्या होगा उन बच्चों का जो इस तरह से टपकती छत और गिरते हुए छज्जे के नीचे सो रहे हैं, उनका क्या होगा? ऐसे हादसों का इंतजार मत करिए। गनीमत है कि इस हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। जल्दी करिए भाई, ये फाइलों के साइन के चक्कर में 100 से ज्यादा बच्चों की जिंदगियों को रिस्क में मत डालिए। इससे पहले कि कोई बड़ी घटना घट जाए, बच्चों की जान का सवाल है, भविष्य का सवाल है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़कर जिम्मेदारों से कि बच्चों के लिए बढ़िया इंतजाम कर दीजिए। उस बिल्डिंग में नहीं तो कहीं दूसरे बिल्डिंग में इंतजाम करवा दीजिए। और हाँ, कल कलेक्टर साहब से भी बात करवाएंगे। इसके अलावा जो विधायक होंगे इलाके के, उनसे भी बात कराएंगे। ये बच्चे तो आपकी लापरवाही नहीं देख सकते हैं ना, लेकिन जो देख रहा है वो हमारी अपील सुन ले और इन बच्चों को अच्छी जगह शिफ्ट कर दे। ये हमारी विनती भी है, आग्रह भी। और हाँ, न्यूज़ चैनल होने के नाते ये भी बता रहे हैं आपको कि इस खबर को दिखाते रहेंगे जब तक बच्चों को सुरक्षित छत मुहैया ना करा दे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? बीजेपी में सदस्य बनाओ, इनाम पाओ। कोई कह रहा है भाई साहब पद पाओ, कोई कह रहा है डिनर खाओ। क्या कह रहे हैं आइए बता देते हैं आपको। दो मुख्यमंत्रियों का ऑफर है। प्रधानमंत्री मोदी कल सदस्य बने थे और आज दो प्रदेश के मुख्यमंत्री सदस्यता ली है। दो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने आज सदस्यता ली है। आज मुख्यमंत्रियों की बारी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज बीजेपी की सदस्यता ली। कल केंद्रीय नेतृत्व का सदस्यता ग्रहण दिखाया तो सोचा आज अपने प्रदेश की भी बात कर लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हुई। प्रदेश कार्यालय में तमाम मध्य प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारी पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गान से की गई। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी सदस्यता को रिन्यू किया, मतलब फिर से उसका नवीनीकरण किया। इस मौके पर सीएम ने क्या कहा पहले वो सुन लीजिए, आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनाइए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं। प्रदेश भर में अपनी सदस्यता का लक्ष्य लेके आगे जाएंगे। हमारी पार्टी ने पहले दिन से ये संकल्प किया है कि जो मार्ग हमने तय किया है वो मार्ग हम जीवन के किसी भी क्षण कभी छोड़ने वाले नहीं है। जनता के साथ खड़े होकर के लोकतंत्र की सच्ची भावना पंचनिष्ठा के साथ हर एक व्यक्ति को गले से लगाने के लिए हम निकल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। 22 सितंबर तक चलने वाले संगठन पर्व के दौरान मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए और देश भर में 10 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के 64,000 से ज्यादा बूथों पर पहुंचकर घर घर दस्तक देंगे और नए सदस्य बनाएंगे। बीजेपी ने अपने सभी पदाधिकारियों को सदस्य बनाने के लिए अलग अलग टारगेट दिया है। इसमें बीजेपी के विधायक और मंत्रियों को 15-15 हजार नए सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस मौके पर कुछ कह रहे हैं, सुना दीजिए क्या कह रहे हैं। राष्ट्रवाद का परचम फहरेगा। ये 41 कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, अगर मध्य प्रदेश के अंदर हमने इन 41 लाख कार्यकर्ताओं की ताकत को मैदान में उतार दिया और हमको सबको हमने एक्टिवेट कर दिया, तो जो चुनाव में विजय का इतिहास बना है, मैं आज कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूं, विश्वास के साथ कहता हूं, 1.5 करोड़ से ऊपर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता के अभियान में इतिहास बनाने का काम आप सबकी मेहनत और परिश्रम से करेगी। आज जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो हमारे सहयोगी श्याम सिंह भी वहां मौजूद थे। बीजेपी के प्लान पर पहले श्याम जी से बात कर लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। श्याम तोमर कहाँ हैं? क्या बात है, आज बड़े युवा लग रहे हैं श्याम जी आप। टी शर्ट पहनकर एकदम से, चलिए कोई बात नहीं, पहनना चाहिए, कभी कभी युवा फील करते रहना चाहिए। सदस्यता अभियान पर जुट गई है बीजेपी। सदस्य बनाओ इनाम पाओ। क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या समझा आपने मध्य प्रदेश की बातचीत आप ही से? देखिए, हमने सबसे पहले तो ये अनुभव किया कि अब बीजेपी नेक्स्ट मोड में जा रही है, अगले मोड में जा रही है और ये तय कर रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जो तेवर कलेवर होना चाहिए वो है कि नहीं, और वो किसके दम पर होगा, वो कार्यकर्ताओं के दम पर होगा। और रिकॉर्ड कायम करने की भरसक कोशिश कर रही है बीजेपी। ये रिकॉर्ड कायम हो जाएगा तो स्वतः ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। इससे पहले चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी सबसे बड़ी, अब बीजेपी ने दम भर लिया है और कार्यकर्ताओं में जोश भी भर दिया है। ज्ञानेंद्र, चलिए ठीक है,
ठीक है श्याम जी, और सदस्यता अभियान के तहत जो जो नए नए अपडेट्स आते जाएंगे, जो प्रयोग होते जाएंगे, वो आपकी नज़र से हम विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को दिखाते जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है अगली खबर, क्या है दिखा दीजिए भाई। सदस्यता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बचे हुए भी, छत्तीसगढ़ की खबर दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सबसे पहले सदस्य बने। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बीजेपी ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और प्रदेश भर में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। आज के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ है सब कुछ विस्तार से जान लीजिए, बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विधायक अनुज शर्मा की। अभिनेता से नेता बन गए हैं। आज सबसे ज्यादा चर्चा विधायक अनुज शर्मा के गाने के लिए। अनुज शर्मा ने सदस्यता अभियान के लिए एक गाना बनाया है। क्या गाना है सुना दीजिए भाई, इसके बाद आगे बात करेंगे। सुनाइए अनुज शर्मा क्या गुनगुना रहे हैं। चलो देश बनाते हैं, चलो देश बनाते हैं, जुड़कर बीजेपी से नई राह बनाते हैं। चलो देश बनाते हैं, चलो देश बनाते हैं। हमसे पहले देश सर्वदा, हमसे पहले देश सर्वदा अंत्योदय के लिए है सदा। भारत का गौरव लाने को, विकसित भारत बनाने को, मिस कॉल का नंबर करके सदस्य बन जाते हैं। चलो देश बनाते हैं, चलो देश बनाते हैं। अनुज शर्मा इतना बढ़िया गाना गा रहे हैं, जिनको सदस्य नहीं बनना है वो भी बन जाएंगे। चलो देश बनाते हैं। अनुज शर्मा बढ़िया गाना गाते हैं भाई, अच्छा लगा सुनकर, अच्छा लगा। आज के कार्यक्रम में 50 लाख लोगों को पार्टी में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ये पूरा कैसे होगा ये भी विस्तार से जान लीजिए। चलिए मेरे बगल में सब कुछ देख लीजिए आप। बीजेपी ने हर बूथ में 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बूथ स्तर पर यह कार्यक्रम 6 सितंबर को शुरू होगा। सदस्य बनाने के लिए सांसद, विधायक और पूर्व विधायक सबको जिम्मेदारी दी गई है और इसके लिए 3 चरण तय किए गए हैं। पहला चरण 25 सितंबर तक चलेगा। दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद सक्रिय सदस्यता अभियान 16 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये वो जानकारी थी जो आपके लिए जानना जरूरी था। मतलब बीजेपी वालों के लिए अगले 2 महीनों सबसे बड़ा काम लोगों को पार्टी से जोड़ना है। इस अभियान को लेकर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ का आज ये सदस्यता अभियान का शुभारंभ का अवसर था और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी मुख्यमंत्री के नाते हमको प्रथम सदस्य बनाए हैं और आने वाले 2 महीना ये सदस्यता अभियान चलने वाला है और 50 लाख का लक्ष्य है। हमारे एक एक कार्यकर्ता मतलब एक एक घर, एक एक गांव, एक एक गली जाएंगे और सदस्य बनाएंगे। कल से ही हमारे सभी जिलों में, पूरे 35 संगठन के जिलों में, और ये हमारा महापर्व जो है संगठन का सदस्यता अभियान की, और पूरे जोर शोर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और 5 तारीख से सभी मंडलों में और शक्ति केंद्रों में शने तो आज सभी प्रांत के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री सहित वरिष्ठ नेतागण की उपस्थिति में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सदस्यता आज उन्होंने ग्रहण की है। अगली खबर क्या है दिखा दीजिए। पाताल से नक्सली निकलने लगे हैं। पाताल से नक्सली निकलने लगे हैं और ये स्टेटमेंट आपको याद होगा किसने कहा था। पत्रकारों के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर पाताल में भी छिपेंगे नक्सली वहां से भी निकाल लिया जाएगा। सिलसिला शुरू हो गया है। पूरी खबर क्या है चलिए आपको बता देता हूं। पाताल में भी छिपोगे तब भी मारे जाओगे। 24 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने इसी छत्तीसगढ़ की धरती से इसी छत्तीसगढ़ की धरती से बहुत बड़ी बात कही थी और 10 दिन के अंदर बड़ा मुठभेड़ हुआ है। दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर पीडिया के जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने आज 9 नक्सलियों को मार गिराया है। मतलब समझ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और आज जितनी बड़ी कामयाबी, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आज शुरुआत अमित शाह के उसी बयान से करेंगे जिसकी गूंज नक्सल इलाकों में आज भी है। सुना दीजिए अमित शाह ने क्या कहा था, उसके बाद पूरी खबर बताएंगे। वामपंथी उग्रवाद के कारण करीब करीब
17,000 लोगों की जान गई। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। 53% घटनाओं की कमी आई। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। मुझसे भी एडवांस जगह पे जाकर हमारे गृह मंत्री हिडमा के गांव में बैठकर आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड बांट कर रहा है। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। बस गृह मंत्री ने कह दिया और पूरी टीम लग गई नक्सलियों के खात्मे में। सुरक्षा बलों ने आज 9 नक्सलियों को मार गिराया और दूसरी तरफ 13 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लाल आतंक के सफाये में ये बड़ा कदम है, बड़ा कदम है। सुबह करीब 10:30 बजे की घटना है। पुलिस के जवान सर्चिंग पर निकले थे। जवानों को पश्चिम बस्तर डिवीजन में नक्सलियों के मूवमेंट की खबर मिली थी। इसी दौरान दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। नक्सलियों और जवानों के बीच कई राउंड गोलियां चली। जवानों ने रणनीति के तहत नक्सलियों को घेर लिया और मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर आईजी सुंदर राज, सुना दीजिए। जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के महोदय की उपस्थिति के सूचना के आधार पर डीआरजी एवं सीआरपीएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान सर्चिंग में आज सुबह 10:30 बजे से लेकर लगातार अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका में सर्चिंग में अब तक कुल 9 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी और साथ में SLR 303 315 बोर एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। इस मुठभेड़ में एक भी जवान घायल नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी खबर है, सुखद खबर है। जवानों का नुकसान की खबर मैं कभी पढ़ना ही नहीं चाहता। और 9 नक्सलियों का सफाया भी हुआ है। इस एनकाउंटर के अलावा नक्सलियों पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, वो भी विस्तार से जान लीजिए। चलिए देख लीजिए। बीजापुर के अलग अलग इलाकों से कुल 13 नक्सली गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए 6 नक्सलियों के पास से नक्सली सामान भी बरामद हुआ है। इन सामानों में डेटोनेटर, स्पाइक, कोर्डेक्स, वायर और तीर कमान जैसी चीजें शामिल हैं। मतलब मौत का सारा सामान इन नक्सलियों के पास मौजूद था। बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, लेकिन इसके पहले ही जवानों की सूझबूझ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनाइए। 7 माओवादियों को नक्सल सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया, जिन्हें वैधानिक धाराओं में माननीय न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश किया गया है। इसी प्रकार एक अन्य कार्यवाही में थाना तरनेम क्षेत्र के अंतर्गत STF एवं थाना तरनेम की संयुक्त टीम के द्वारा 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों पर हो रही साए कार्रवाई पर मुख्यमंत्री साहब ने भी बधाई दी है। विष्णुदेव साय ने भी बधाई दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों को बधाई देते हुए X पर पोस्ट किया है। सीएम ने दंतेवाड़ा और बीजापुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों को बधाई दी है। देना भी चाहिए, बहुत बड़ा कदम है और सुरक्षा बलों का ये बहुत बड़ा एक्शन है। इतना ही नहीं, इस सफलता पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा से भी विस्तार न्यूज ने बात की है। क्या कह रहे हैं गृह मंत्री विजय शर्मा? वही विजय शर्मा गृह मंत्री जिनकी तारीफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसी छत्तीसगढ़ से इस धरती से की थी और करना भी चाहिए, क्योंकि देश के सबसे खूंखार नक्सली हिडमा के गांव में अगर आपके प्रदेश का गृह मंत्री जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। क्या कह रहे हैं इस मौके पर विजय शर्मा, सुना दीजिए। सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों के संयुक्त ऑपरेशन में 9 नक्सली मारे गए और गिरफ्तार भी हुए हैं 10 से अधिक। तो मैं ये जवानों के भुजाओं की ताकत है जिसके आधार पर ये हो रहा है। मैं जवानों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत एक्टिव रहते हैं डिप्टी सीएम। हिडमा के गांव तक चले गए थे और इस वीडियो की तारीफ तो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने दौरे के दौरान की थी। गृह मंत्री ने तब सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का दिल खोल कर तारीफ किया था। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बता दें, दोपहर में भी जिले के एसपी
गौरव राय जुड़े थे और हर एक अपडेट दे रहे थे। और शाम के समय जब 9 नक्सलियों को ढेर किया जाता है, 15 सालों से नक्सलवाद कवर कर रहा हूं मैं। दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, सुकमा में जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो क्या माहौल रहता है जिले का और किस तरह से तैनात रहते हैं जिले के पुलिस अफसर, ये मैंने बहुत करीब से देखा है। गौरव राय साहब, क्या अपडेट है अभी और किस तरह का एक्शन प्लान बनाया था आपने और इतनी बड़ी सफलता के पीछे क्या रणनीति थी? रणनीति का खुलासा मत करिएगा, लेकिन कितनी मशक्कत के बाद इस तरह की सफलता मिली है, जरा ये जरूर बता दीजिए दर्शकों को। गौरव राय साहब जी, गुड इवनिंग ज्ञानेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। जी, हमें आज सूचना जो प्राप्त हुई थी पश्चिम बस्तर डिवीजन, PSGA मिलिट्री कंपनी नंबर 2 के और अन्य प्लाटून, बहरमगढ़ गंगालूर प्लाटून के सदस्य जो थे, नक्सली सदस्य की मीटिंग की सूचना थी। इसमें जब ये सूचना मिली तो दंतेवाड़ा में एक प्लान बनाया गया। जॉइंट ऑपरेशन में DRG की टीम, बस्तर फाइटर की टीम और CRPF की 2 यंग प्लाटून की टीम को लिया गया था और सूचना सटीक होने पर इसमें ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट में हम लोगों ने एरिया को घेर लिया और जब वो लोग घिरता दिखे तो वहां से हेवी फायरिंग हुई। जवानों ने भी हेवी फायरिंग का जवाब हेवी फायरिंग से दिया और इसका रिजल्ट यही है कि हमें 9 वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद हुआ है। 6 महिला नक्सली और 3 पुरुष नक्सली। साथ ही में हथियार में फैक्ट्री मेड वेपन्स SLR 303, 12 बोर, 315, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और भी अन्य सामान बारूद मिले हैं। ये और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे सारे जवान सुरक्षित और सर्च के पश्चात अब वापसी कर रहे हैं। कुछ ही टाइम में फोर्स वापस भी आ जाएगा। तो जहाँ सुरक्षित और हमें इतनी बड़ी सफलता मिली, निश्चित ही ये फोर्स के लिए एक मोरल बूस्टर भी है और नक्सल उन्मूलन में एक अगला कदम है। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गौरव राय साहब। और देश के गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे का उनका प्लान और उसके बाद आपके जिले में आपके नेतृत्व में इस तरह की बड़ी सफलता, निसंदेह आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उससे भी ज्यादा बधाई और शुभकामनाएं इस बात की कि आप सबसे बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि किसी जवान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी ऑपरेशन में जिसमें 9 नक्सली मारे जाएं, वहां से जवानों का सुरक्षित लौटना, जो अभी जंगल से लौट रहे हैं, इस साहस के लिए भी आपके फोर्स को और आपको सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव राय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए। तो चलिए, अब मेरे साथ 2 सहयोगी, मृगेंद्र पांडे लगातार पॉलिटिकल खबरों पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या हलचल है, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृगेंद्र पांडे भी मौजूद थे। लेकिन संजय ठाकुर ग्राउंड से मौजूद है। संजय ठाकुर, जिले के SP बता रहे हैं कि यह बहुत बड़ी सफलता है और उससे भी बड़ी सफलता यह है कि जवान सुरक्षित लौट रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट है कि जवान जंगलों से लौट रहे हैं। संजय, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे खास बात यही कि सभी जवान सुरक्षित हैं और ये वो इलाका है जिसे नक्सलियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। उस इलाके में फोर्स ने ये चोट की है और इस वक्त जो अपडेट है कि जवान जंगलों से बाहर निकल गए हैं। अब वो जो है धीरे धीरे दंतेवाड़ा में अपने कैंप तक पहुंचेंगे, जिसके बाद जो नक्सली मारे गए हैं उनकी शिनाख्तगी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों के कंपनी नंबर 2 पे ये पूरा हमला हुआ है। SLR बंदूक मिली है। तो एक बात तो तय है कि कई बड़े कैडर के नक्सली, कई बड़े कैडर के, ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आ रहा हूं मैं आपके पास, समय कम है संजय, मैं आ रहा हूं। मृगेंद्र, पाताल में भी छुपे होंगे तो मारे जाएंगे नक्सली। गृह मंत्री की तारीफ विजय शर्मा की और गृह मंत्री के बयान के बाद बस्तर में एक्शन। राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है मृगेंद्र? राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा है, क्योंकि आज भाजपा का सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग थी। उसमें भी इस बात की चर्चा थी। दोपहर 2 बजे, आपको बता दें कि अभियान 1 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन 1 घंटे इसी नक्सल अटैक के कारण, क्योंकि इसमें बड़ी सफलता मिल रही थी, इस मूवमेंट पर शासन, प्रशासन, सरकार, मुख्यमंत्री सभी की नज़र थी और 1 घंटा सदस्यता अभियान लेट शुरू हुआ। और वहाँ भी सभी की चर्चा, सभी लोग यही चर्चा कर रहे थे कि आज एक और बड़ी सफलता मिली है, जिसकी टाइम ओवर हो गया है। मृगेंद्र, माफी चाहता हूं, इससे ज्यादा समय नहीं है। संजय, आपका भी बहुत धन्यवाद। संजय, धन्यवाद। एकदम से 8 देखिए, मैं चाह रहा हूं, आप जान रहा हूं मैं कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल लीजिए 30 सेकंड में, नहीं तो फिर आप उसके बाद फोन करके कहेंगे कि मेरी बात तो सुन लेते। जल्दी से बताइए।
देखिए यही वो पाताल लोक है जिसकी बात अमित शाह ने की थी। ये देवैला डीला की पहाड़ी की तलहटी का इलाका है। ये इलाका पिछले 30 सालों से अछूता था। यहाँ फोर्स जब भी गई है उसे बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी तो बात यही कह वो रहे हैं पाताल संजय कह रहे हैं कि पाताल लोक की परिभाषा यही है जहां से नक्सलियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने यह सफलता हासिल की है। यही पाताल लोक है। संजय उन जंगलों को और उन बीहड़ों को, उन रास्तों को, उन गलियों को बहुत करीब से जानते हैं। चलिए मुझे इजाजत दीजिए।